राजीव जी, आपसे हम ये समझने की कोशिश करें, जैसा अभी हमने ये तो समझा कि मस्तिष्क जो है कितना महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, और उसमें किस तरह की रुकावट होने पर क्या समस्या होती है। जब इस तरह की समस्या होती है तो अमूमन व्यक्ति के शरीर में कौन से अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि तो आप सबसे बेहतर आप जानते हैं ये। एक बार जब किसी को स्ट्रोक हो जाए तो ज़्यादातर एक साइड का हिस्सा, उसका हाथ पैर काम करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। इसके साथ में उनकी आवाज़ प्रभावित हो सकती है, उनका निगलना प्रभावित हो सकता है, खाना खाते समय वो ठीक से निगल नहीं पाते। तो उस आदमी की सारी गतिविधि प्रभावित हो सकती हैं स्ट्रोक होने के बाद, जैसे चलना, उनका बैलेंस करना, उनका बेड में करवट लेना, हर तरह से परेशानी उनको आ सकती है। जी डॉक्टर पद्मा, आप ये बताएं कि पहले अगर कुछ समय पहले की बात की जाए तो स्ट्रोक को एक ऐसी स्थिति के रूप में देखा जाता था जो सिर्फ ओल्ड एज में या वृद्धावस्था में ही हो सकती है। आंकड़े ये बता रहे हैं कि महिलाओं में बढ़ रहा है, कम उम्र से ही हो रहा है। क्या ये चिंता का विषय है, और अगर हाँ तो ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, कारण क्या है इसका? स्ट्रोक इन यंग जो आप जिक्र कर रहे हैं वो होता है जो ये बीमारी पक्षाघात जो है जो ओल्ड एज में नहीं, 45 या 40 और 45 इयर्स की उम्र से कम उम्र में जो होता है उसको स्ट्रोक इन यंग कहते हैं। ये अगर सारा दुनिया को देखें तो जो फिगर्स है, स्टैटिस्टिक्स है, वो 3.5 to 8% जो स्ट्रोक्स है वो कम उम्र में होते हैं। हालांकि अगर हम इंडिया देखें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट देखें, ये देखा गया है कि वो हो रहा है 25 या 30% के चांस में। दैट मीन्स आप ऑलमोस्ट 1 in 4, 1 in 5, 1 in 3 स्ट्रोक्स जो है कम उम्र में हो रहा है। और ये भी देखा है कि जैसे हार्ट अटैक्स कम उम्र में हो रहे हैं, ऐसा ही ब्रेन अटैक्स कम उम्र में हो रहा है। क्यों हो रहा है? यही है कि जैसे कम उम्र में ब्लड प्रेशर है, कम उम्र में डायबिटीज़ है, सारा जो दुनिया में धूम्रपान कम हो रहा है, हिंदुस्तान में अभी भी बढ़ ही रहा है। तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हो गया, वेस्टर्नाइजेशन हो गया, स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। पर हालांकि थोड़ा सा यूनिक जो चीज़ें हैं इंडिया में शायद इमर्ज हो रहा है, वो एक जेनेटिक फैक्टर्स। सो हो सकता है जेनेटिकली वी आर मोर प्रीडिस्पोज्ड, और दूसरा है सर्टेन इन्फेक्शंस, और थोड़ा सा न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स जो जैसे होमोसिस्टीन है, कुछ जो खान पान के जो थोड़ा सा जो यूनिकनेस है हमारे हिंदुस्तान में, जैसे इंक्रीज सॉल्ट इनटेक, जैसे बताया है कि हेमरेज है, हेमरेजिक स्ट्रोक्स थोड़ा सा कम परसेंटेज में है, ज़्यादातर ये खून की रफ्तार बंद होने से होता है। पर देखा है कि नॉर्थ ईस्टर्न या ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, असम है, वेस्ट बंगाल है, उस तरफ हेमरेजेस या खून नली फटने वाली जो स्ट्रोक्स है 50% में है। और ये देखा है कि वो बिकॉज सॉल्ट इनटेक ज़्यादा है, ज़्यादा नमक खाते हैं। तो ये बहुत सारे हैं। प्लस आपने जो जिक्र किया प्रेगनेंसी का, जो पेरी प्रेगनेंसी स्ट्रोक्स, और वो तो कम उम्र है, अब विमेन में है। ये ऑब्स्टेट्रिक प्रैक्टिसेस, अगर आपकी प्रेगनेंसी की आमतौर पे जो डिलीवरी की ठीक तरह से नहीं हो रहा है, घरों पे हो रहा है, जो डेडिकेटेड मेडिकल अटेंशन नहीं है, उसमें इन्फेक्शंस है, उसके वजह से भी स्ट्रोक्स होते हैं। तो यंग स्ट्रोक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आपने सही बताया, 70-80 साल में जो होता है ज़िंदगी उतनी ज़्यादा बदलता नहीं। 40 उम्र में एकदम से पक्षाघात हो गया, सारा खानदान, सारा फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जी डॉक्टर आदित्य, दो तरह के स्ट्रोक्स की बात हो रही है। एक इस्चीमिक, मतलब जहाँ खून का जो प्रवाह है वो रुक गया, और दूसरी तरफ जिसमें दौरा पड़ा। बहुत से दर्शक अब ये समझना चाह रहे होंगे दोनों में बुनियादी फ़र्क किस तरह से है, और दूसरी चीज़ इसी में कि दोनों में स्थिति कौन सी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। देखिए, दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि जिसमें ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई है उसमें जो हमको इलाज करना है वो एक अलग ढंग का है, जिसमें हमको उस ब्लड वेसल को खोलना है आमतौर पे मेडिकल तरीके से। जो ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू ना करे, जिस पॉइंट पे है उसी पॉइंट पे रुके, और अगर बढ़ती है तो फिर पूरा स्पेक्ट्रम जो ट्रीटमेंट का है वो अवेलेबल होना चाहिए, इंक्लूडिंग सर्जरी इफ रिक्वायर्ड। तो ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। अब आपका जो दूसरा सवाल ये है कि बुनियादी इसमें फ़र्क हम कैसे कर सकते हैं, तो आमतौर पे जो लक्षण है वो तो सेम हो सकते हैं।
बट जो जिसमें ब्लीडिंग ब्रेन में होती है उसमें हमने आमतौर पे देखा है कि पेशेंट बेहोश जल्दी होता है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें हेडेक एक ज़्यादा कॉमन फीचर है कंपेयर टू दी इस्कीमिक। अच्छा, पर अगर थोड़ा सा ऐड करना चाहे उसमें, स्ट्रोक जो मैग्नीट्यूड है, अगर आप छोटे नली बंद हुआ, छोटा हिस्सा डैमेज हुआ, छोटे नली फटा, छोटे ब्लीडिंग हुआ, वो अलग चीज है। अगर मैसिव, अगर बड़ी सी नली बंद हो गया, एक पूरा आधा हिस्सा डैमेज हुआ, वो ब्लीडिंग हो या खून की रफ्तार बंद हो गया हो, दोनों में हम सर्जन्स के पास जाना पड़ता है बिकॉज इट इज अ मेजर स्ट्रोक। सो इवन मैग्नीट्यूड ऑल्सो विल मैटर कि किस तरह पेशेंट आपके पास प्रेजेंटेशन। डॉक्टर आदित्य, जो पॉइंट डॉक्टर पद्मा ने कहा, महत्वपूर्ण बात है कि सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन आमतौर पर लोगों को ये लगता है कि स्ट्रोक हुआ मतलब पक्षाघात हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा और फिर शायद थोड़ी सी दवाइयाँ, कुछ फिजियोथेरेपी, उसी से बात बनेगी। सर्जरी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें हो सकती है? देखिए, अगर हम 100 पेशेंट्स लें जिनको स्ट्रोक है तो 90% को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये बात क्लियर है कि प्राइमरी रोल इसमें न्यूरोलॉजिस्ट का है, जो कि डिफाइन करते हैं कि स्ट्रोक वाकई में हुआ है। कई बार एपिलेप्सी के पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि हमें स्ट्रोक हुआ है, क्योंकि सडन इवेंट हुआ, उनको लगता है स्ट्रोक है तो आते हैं। अब सर्जरी की जब बात आती है, वो बेसिकली एक लाइफ सेविंग मेजर है। सर्जरी स्ट्रोक को रिवर्स नहीं कर सकती, सर्जरी पैरालिसिस को रिवर्स नहीं कर सकती। सर्जरी क्या कर सकती है? अगर इस्कीमिक स्ट्रोक में एक बहुत ही बड़ा एरिया ब्रेन का स्ट्रोक हो चुका है, उसमें ब्लड सप्लाई खत्म हो चुकी है, तो 2 से 3 दिन के बाद उसमें आमतौर पे सूजन आती है जी। तो जब सूजन आती है तो ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है। उन केसेस में हमारा रोल ये होता है कि हम जो ऊपर की बोन रहती है उसको हम हटा के उस ब्रेन के पार्ट को बाहर जगह प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो बाहर की तरफ एक्सपैंड करके प्रेशर रिलीज हो पाए। इसको कहते हैं डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटमी। ऑन दी अदर हैंड, जो ब्लीडिंग के केसेस हैं उसमें 2-3 तरह के केसेस होते हैं। एक तो जैसा डॉक्टर पद्मा ने बताया कि हाइपरटेंशन की वजह से छोटी सी खून की नस फटी जी, बट कई बार इसमें भी काफी बड़ा ब्लड का क्लॉट आ सकता है। तो अगर ब्लड का क्लॉट इतना बड़ा है कि प्रेशर बढ़ा रहा है, तो एक छोटा ऑपरेशन करके उसको हम ब्लड के क्लॉट को निकाल सकते हैं। दूसरी कुछ कंडीशंस होती हैं जो यंगर पेशेंट्स में होती हैं, जैसे सब एरेक्नोइड हेमरेज कहते हैं। इसमें जो दिमाग की खून की नसें हैं, इनमें वीक पॉइंट्स होते हैं, वहां पे एन्यूरिज्म, एक छोटा सा गुब्बारा बन जाता है जो कि फट सकता है। तो वो भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसमें पेशेंट कुछ हेडेक के साथ आता है हमारे पास, वेल प्रिजर्व्ड रहता है, और अगर हम उसका सही इलाज करें तो ये पेशेंट प्रैक्टिकली नॉर्मल लाइफ लीड करता है। थर्ड, एक छोटा सा ग्रुप है जिसको कहते हैं खून की नस का गुच्छा दिमाग में बन जाता है, जिसको एवीएम कहते हैं। सरप्राइजिंगली ये यंग पेशेंट्स हैं जो ब्लीडिंग के साथ आते हैं जी। तो अगर हमारे पास एक कोई 20 या 25 साल का या 30 साल का पेशेंट आ रहा है विद अ ब्रेन हेमरेज, तो एवीएम एक लाइकली कारण हो सकता है ऐसा होने का। जी। राजीव जी, ये बताइए, किसी भी व्यक्ति जिसको स्ट्रोक हुआ हो, हेमरेजिक हो या इस्कीमिक हो, क्या उसके अंगों पर जो प्रभाव होता है उसमें कोई फर्क आपने पाया है? साधारणतया दोनों में फर्क देख करना मुश्किल होता है। अच्छा। जैसे मैडम ने या उनकी रिकवरी में कोई फर्क होता है? रिकवरी के अंदर ज़्यादा फर्क तो नहीं होता है। ये जैसे अभी डॉक्टर पद्मा ने बताया, डॉक्टर आदित्य ने बताया, ये डिपेंड करता है कि एक्सटेंट ऑफ लीजन कितना है, कि ब्रेन में कितना बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है। कारण चाहे हेमरेजिक हो या इस्चेमिक हो, ब्रेन में जो जो हिस्सा प्रभावित हुआ है, वो जिस भी हमारे शरीर के हिस्से को कंट्रोल करता है वो प्रभावित होगा। जैसे अगर आवाज़ का एरिया प्रभावित हुआ है तो उसकी आवाज़ चली जाएगी, चाहे वो हेमरेज की वजह से हो, चाहे वो इस्चेमिक की वजह से हो। दूसरा कारण, दूसरी जो प्रॉब्लम आएगी उसको पैरालिसिस होगा, वीकनेस होगा। अगर हाथ का हिस्सा जो ब्रेन में रिप्रेजेंट करता है उस हिस्से में इस्चीमिया हुआ हो या हेमरेज हुआ तो उसका हाथ काम करना बंद कर देगा। कुछ पेशेंट्स में पैर ज्यादा प्रभावित होगा। ये तो डिपेंड करेगा कि कौन सा ब्रेन का पार्ट अफेक्टेड है। हाँ जी जी। डॉक्टर पद्मा, ये बताइए, जब अक्सर लोगों को ये लगता है, उनसे पूछा जाए कि भाई डिले क्यों किया गया या इलाज क्यों नहीं हुआ समय पर, कि हमें तो पता ही नहीं था ये स्ट्रोक है, सिर्फ आवाज़ ही बंद हुई थी या सिर्फ इतना सा ही फर्क आया था। कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिससे व्यक्ति ये पहचान सके कि वाकई में ये स्ट्रोक हो सकता है? थैंक यू किरण, बिकॉज ये इतनी इम्पॉर्टेंट है और इतने बार बोलने के बावजूद
लोग सही समय पर नहीं आते हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन एक स्लोगन निकाला है, हालांकि बताने के लिए कि ये इतना इम्पॉर्टेंट बर्डन है। 1 in 6 स्लोगन है। दैट मीन्स हर व्यक्ति इस दुनिया में चांस ऑफ 1 in 6 है उनको लकवा हो सकता है, हाँ, किसी को भी हो सकता है। और 1 in 6 seconds, एवरी 6 seconds किसी को लकवा हो रहा है इस दुनिया में, इंक्लूडिंग भारत देश। एंड 1 in 6 चांस है कि जिसको लकवा हुआ तो उनको दोबारा हो सकता है। तो प्रिवेंशन इतनी इम्पॉर्टेंट है। देयरफॉर कैसे पता चले? अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक लेके चले तो सबको पता है कि चेस्ट पेन हुआ तो हार्ट अटैक हो सकता है। स्कूल के बच्चों को भी ये पता होता है और इनको वो भी पता होता है कि ये आपातकालीन स्थिति, एक इमरजेंसी है, तुरंत हॉस्पिटल जाना है। ब्रेन अटैक इज स्टिल वेरी नेबुलस, वी डोंट नो। तो जो हमने डिस्कस किया कि जिस जगह पे प्रॉब्लम हुआ तो वो कंट्रोल बिगड़ जाएगा और वो फंक्शन चला जाएगा। तो फास्ट बोल के एक स्लोगन अगेन दोबारा निकाला है कि FAST। तो ये अगर लोगों को जानकारी में आ जाए, फेस, F इज फेस, कि मुंह को देखिएगा, कोई ऐसे तो टेढ़ा तो है नहीं, तो वो तो पता चल जाएगा। उनको कह दीजिए कि स्माइल करके देखिए, तो जब वो स्माइल करता है तो एक तरफ मुड़ जाएगा, तो दैट मीन्स देयर इज अ फेशियल एसिमेट्री। ए होता है आर्म, आप उनको कहिए कि आप अपने जो हाथों को ऊपर उठाइए, जो पैरालिसिस है वो नीचे गिर जाएगा या ऊपर ही नहीं होगा। स्पीच, एस इज स्पीच, थोड़ा सा बोल के दिखाइए, बोल नहीं पाएगा या उटपटांग बोलेगा। एंड टी इज टाइम, अगर इस कोई भी लक्षण ऐसा हो तो तुरंत आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाइए। तो ए फास्ट एक एक्रोनिम है और ये तो ग्लोबल है, पर कई कई हॉस्पिटल्स अपना अपना एक्रोनिम्स भी जुड़े हुए हैं जी। पर अगर ये भी लक्षण लोगों को एक समझ में आ गया तो बहुत कुछ हो जाएगा कि जल्द से जल्द आ जाए। जी, तो बड़ी ज़रूरत है, ऐसा कोई भी लक्षण अगर है तो तुरंत पहुंचना है अस्पताल, डॉक्टर के पास।